ये कहानी कत्ल की इन्वेस्टिगेशन की एक ऐसी कहानी जिसमें कातिल शुरू से आखिर तक पुलिस के साथ साथ होता है, लेकिन इस बीच पुलिस को उसके ऊपर जरा भी शक नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती, कातिल जिसका कत्ल होता है उसी का सगा बेटा जिसकी उम्र 23 साल होती। लेकिन यहां पर इस केस का मेन मुद्दा यह नहीं कि कातिल उसका बेटा निकलता है। मेन पॉइंट यह है कि किस तरह से पुलिस को उसके ऊपर पहला शक हुआ, किस तरह से उसे गिरफ्तार किया गया और उसने क्यों अपने ही पिता की हत्या की प्लानिंग की। और यह प्लानिंग एक मर्तबा नहीं बल्कि इससे पहले भी उसने 3 कोशिशें कर रखी थी। 3 कोशिशें नाकाम होने के बाद चौथा अटेम्प्ट जब किया गया तो उसके पिता की हत्या हो जाती है। मामला पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के लाहौर के एक बेहद मशहूर डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी होता है। शाहिद सिद्दीकी एक पॉलिटिशियन भी थे। वो इमरान खान की पार्टी पीटीआई के बानी में शुमार किए जाते थे, यानी पार्टी की बनावट में, पार्टी की बुनियाद रखने में इनका भी हाथ था। इलाके में काफ़ी नाम था। होता यह है कि 3 अगस्त 2024 को फ्राइडे का दिन था। शाहिद सिद्दीकी अपने छोटे बेटे के साथ अपनी कार से लाहौर के ग्लेशियर टाउन में एक जुमा मस्जिद में रुकते हैं, जहां वो जुमा की नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने ही वाले होते हैं। इसी बीच पीछे से 2 बाइक सवार आते हैं। वो लगातार शाहिद सिद्दीकी के ऊपर बुलेट फायर शुरू कर देते हैं। इस बीच शाहिद सिद्दीकी को 13 फायर लगते हैं, जिससे मौके पे ही डॉक्टर सिद्दीकी की मौत हो जाती है। अब ये देखते ही आसपास के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में पुलिस का मामले को देखते हुए हॉस्पिटल उन्हें अंदर नहीं दाखिल होने देता, लेकिन कुछ वक्त के बाद जब उन्हें अंदर लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब मामला आगे बढ़ता है कि आखिर ये कत्ल किस तरीके से किया गया और किसने करवाया। इस बीच किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। एक छोटा बेटा शाहिद सिद्दीकी के साथ उनकी कार में बैठा था। बड़ा बेटा उसी कार के पीछे अपने पिता के पीछे पीछे आ रहा था। यहाँ पर अभी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद पुलिस इन्वॉल्व होती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद अब पुलिस की टीम लोगों से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में सारे लोगों का बयान नोट कराया जाता है। इस बीच मामला निकलकर सामने आता है कि हो सकता है कि कोई आपसी रंजिश, किसी का कोई विवाद, इस तरीके का कोई पुराना मामला हो जिससे यह हत्या संभव हो सकती है। बेटों से पूछा जाता है। बेटों का यह रद्देमल होता है कि वो किसी का नाम नहीं लेते। बेसिक जो पूछताछ थी, जिसमें जो शुरुआत की पूछताछ की जाती है कि किसके ऊपर शक है, क्या लगता है किसने ये हत्या करवाई होगी, ये सारी जानकारी पुलिस उनके बेटों से पूछताछ करती है, लेकिन सामने से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता। सामने से किसी का नाम नहीं लिया जाता। फिर पुलिस लूटपाट का एंगल, इस तरीके के सारे एंगल को खंगालती है, लेकिन इस केस में ना तो लूटपाट का और ना ही कोई इस तरीके का मामला नजर आ रहा था। पुलिस की टीम अब ये फैसला करती है कि वो अब सीधे सीधे इस केस की इन्वेस्टिगेशन को बाइक सवारों का पीछा करते हुए लेकर जाएगी। होता भी वही है। आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों के जरिए उस बाइक का पीछा किया जाता है। बाइक का पीछा करते हुए लगभग कई किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। इस बीच अलग अलग चौराहों के कैमरे को चेक किया जाता है। उनमें से बाइक का पीछा करते करते जब कुछ वक्त के बाद आगे बढ़ती है, पुलिस की टीम आगे जाती है, तो एक चौराहे के बाद से वो बाइक नजर आना बंद हो जाती है। अब पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर इसके बाद वो बाइक गई कहाँ। बाइक अचानक से एक अनजान रास्ते की तरफ आती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है, जबकि पीछे से लगातार वो ट्रेस होते हुए चली आ रही थी। अब यहाँ पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन थोड़ा रुकती, क्योंकि वो बाइक नजर आना बंद हो चुकी थी। अब पुलिस की टीम को इसके आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस के एक ऑफिसर जो कि एसीपी थे, उनके दिमाग में ख्याल आता है। उनके मुताबिक यहाँ पर बाइक नहीं गायब हुई,
बल्कि बाइक के पीछे का वो नंबर प्लेट, जिस नंबर प्लेट के जरिए पुलिस उन्हें ट्रेस कर रही थी, उनका कैमरों के जरिए पीछा कर रही थी, वो नंबर प्लेट गायब हुआ है। बाइक अभी भी उसी रास्ते में होगी। जब दोबारा से सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है तो उसमें वही निकलकर भी सामने आता है कि बाइक का जो शेप था, जो कलर था, उसके जरिए पहचान की जा रही थी। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं, लेकिन एक सुनसान जगह पर जहाँ पर कैमरा नहीं होता, वहाँ रुककर वो हत्यारे अपनी बाइक के नंबर प्लेट को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर पुलिस की टीम बाइक के कलर और बाइक के शेप के जरिए उसका पीछा करना शुरू करती है। पीछा करते करते आगे तक पहुँचती है, एक इलाके में जाकर रुकती है। उस इलाके में जब जाकर वहाँ पूछताछ की जाती है तो पता यह चलता है कि ये बाइक पहले जिसके नाम थी, जब उसके पास जाया जाता है तो उसके जरिए ये जानकारी मिलती है कि ये बाइक उसने कुछ दिन पहले ही किसी और को बेच दिया था। अब मामला आगे बढ़ता है, पुलिस की टीम वहाँ जाती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो भी यही दोहराता है कि उसने भी अपनी बाइक को तीसरे व्यक्ति को बेच दी थी। ये सारी बिक्री बगैर कागजी कार्रवाई की हो रही थी, यानी बाइक एक आदमी दूसरे आदमी को बेच रहा था लेकिन कागजी कार्रवाई नहीं हो रही थी। मामला ये होता है कि जब आगे तीसरे व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो तीसरा व्यक्ति ये बताता है कि उसने अपनी इस बाइक को एक कार रेंट वाले को दे रखी। जब पुलिस की टीम उस कार रेंट वाले के पास जाती है तो वहाँ उसे फुटेज दिखाई जाती है। फुटेज दिखाने के बाद उस वक्त की सारी जानकारी ली जाती है कि वो बाइक आखिर कहाँ थी। तो पता यह चलता है कि उसी कार रेंट वाले के कुछ दूरी पर एक मकान है, जिस मकान में एक परिवार रहता है। उसी परिवार की एक महिला के नाम पर इस बाइक को रेंट पर लिया गया था। पुलिस की टीम अब उस महिला की जानकारी निकालती, उसके घर पर जाकर दबिश देती। घर पर दबिश देने के बाद पता ये चलता है कि ये गाड़ी इस महिला के पति ने रेंट पर ली थी। अब जब उसके पति की डिटेल निकाली जाती तो उसके खिलाफ पुराने कई ऐसे मामले दर्ज थे जिनमें लूटपाट, छिनैती और इस तरीके की कई ऐसी वारदातों को अंजाम देने का मामला उसके ऊपर लदा हुआ था। पुलिस को अब ये शक यकीन में बदलने लगता है कि इसका इस केस में कुछ लेना देना है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती। गिरफ्तार करने के बाद पता ये चलता है कि इसका एक बेटा भी है, जिस बेटे का नाम शहरयार है। अब पुलिस को ये नाम सुनते ही कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि ये शहरयार जो था वो डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी का जो बेटा था अब्दुल कय्यूम, उसका दोस्त था। पुलिस की टीम अब शहरयार का ठिकाना ढूंढती, लेकिन शहरयार फरार होता है। अब यहाँ से पुलिस को शाहिद सिद्दीकी के बेटे अब्दुल कय्यूम के ऊपर शक होना शुरू होता है, लेकिन वो डायरेक्ट उसके ऊपर कुछ ब्लेम नहीं करते, उससे डायरेक्ट पूछताछ नहीं करते। वो पहले उसके ऊपर नज़र रखते हैं। कई ऐसी बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें उसके लहजे में कपकपाहट थी। वो दूसरे से बातचीत करते हुए कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा था। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। जब पुलिस को थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि इस केस में इसकी कुछ शमूलियत जाहिर हो रही, तो उसके बाद फिर इससे एक सवाल किया जाता है। वो सवाल ये था कि शहरयार कौन है, शहरयार को जानते हो? तो उसके जवाब में अब्दुल कय्यूम ये जवाब देता है कि नहीं, वो किसी शहरयार को नहीं जानता। लेकिन पुलिस को यह पता था कि शहरयार उसका ख़ास दोस्त है जो कि ड्रामे में काम भी किया करता है। अब यहाँ से उसका ये पहला झूठ, जिसकी वजह से पुलिस को अब्दुल कय्यूम के ऊपर जो शक था वो यकीन में बदलने लगता है। अब्दुल कय्यूम को अभी भी हिरासत में नहीं लिया जाता। अभी तक डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी की मौत के बाद अब्दुल कय्यूम फुल प्लान ड्रामा कर रहा था। वो अपने पिता की यानी अपने बाप का जो जनाजा होता है, यानी इस्लामिक रीति रिवाज के साथ जो अंतिम संस्कार होता है, उसने ही अदा किया था। यानी जनाजे की नमाज में इमामत उसी व्यक्ति ने किया, यानी अब्दुल कय्यूम। और वो फुल ड्रामा करते हुए रोना धोना, लोगों को जाहिर करना कि वो काफ़ी परेशान। हॉस्पिटल में जब पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाता है तो वहाँ पर वो मीडिया को बयान भी देता है कि वो किस तरीके से उस वक्त कहाँ पर था, कैसे उसके पिता की हत्या हुई, और उसे किसी के ऊपर शक तो नहीं, लेकिन ये किस लिए हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं। यहाँ से पुलिस अब उसे हिरासत में लेती है। उसे बताया जाता है कि शहरयार तुम्हारा ख़ास दोस्त है, उसके पिता को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और अब शहरयार की तलाश शुरू। यहाँ आकर अब्दुल कय्यूम टूट जाता है।
वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, उसी ने अपने पिता की हत्या की प्लानिंग की थी। लेकिन यहाँ एक और खुलासा होता है। वो खुलासा ये कि इसने ये पहली कोशिश नहीं की थी, इससे पहले भी उसने 3 और कोशिशें कर रखी थी, जिनमें जुबली टाउन इलाके में अपने पिता के ऊपर उसने बुलेट फायर करवाया था। इत्तेफाक से किस्मत थी कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी वहाँ पर बाल बाल बच जाते हैं, जिसके बाद वो कंप्लेन भी दर्ज करवाते हैं। लेकिन इस इरादे से कि ये फायर उनके ऊपर नहीं किया गया है, शायद कोई कन्फ्यूज़न के चलते ये फायर किया गया है, क्योंकि उनका तो कोई दुश्मन है ही नहीं। इस सोच के साथ भी इसके बावजूद उन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाई थी, लेकिन उस केस का मामला आगे नहीं बढ़ता है। दूसरी कोशिश अब्दुल कय्यूम कुछ इस तरीके से करता है कि वो अपने दोस्त शहरयार से कुछ दवाओं की डिमांड करता है, जिन दवाओं के ओवरडोज के जरिए वो अपने पिता को मार सके। शहरयार कुछ दवाओं को लाकर अब्दुल कय्यूम को देता है। वो उन दवाओं को एक जूस में ओवरडोज मिलाकर अपने पिता को देता है। पिता उस जूस को पीते हैं। जूस पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। हॉस्पिटल जाकर वो अपने मैदे को साफ करवाते हैं। मैदा साफ करवाने की वजह से उनकी जान बच जाती है। यहाँ पर अब अब्दुल कय्यूम और परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्त से दोबारा कुछ इस तरीके की जहर की डिमांड करता है, जिससे उसके पिता की फौरी मौत हो जाए। यहाँ पर शहरयार काफ़ी कोशिश करता है जहर खरीदने की, लेकिन उसे कोई जहर नहीं मिलता है। वो अब्दुल कय्यूम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ ग्लूकोज पाउडर खरीद कर एक अलग रैपर में पैक कर वो अब्दुल कय्यूम को दे देता है। अब्दुल कय्यूम उन ग्लूकोज पाउडर को जहर समझकर वो जूस में मिलाकर अपने पिता को देता है। पिता शौक से उस जूस को पीते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी असर नहीं होता। यहाँ अब अब्दुल कय्यूम परेशान हो जाता है, क्योंकि अब्दुल कय्यूम जहर लाने के लिए अपने दोस्त शहरयार को लाखों रुपए दे चुका था। आखिरी मरतबा 1.5 लाख रुपए का जहर लाना था, लेकिन शहरयार को कोई जहर नहीं मिलता। तो उसने ग्लूकोज के कुछ पाउडर्स अलग रैपर में पैक करके अब्दुल कय्यूम को थमा दिया था। मौत ना होने के कारण अब्दुल कय्यूम परेशान हो जाता है। अब वो एक फैसला करता है। वो फैसला ये कि वो अब शूटर्स के जरिए अपने पिता की हत्या करवाएगा। लेकिन शूटर्स से संपर्क कैसे करेगा? इसके लिए दोबारा वो अपने दोस्त शहरयार से राब्ता करता है। उसे कुछ पैसे देकर शूटर हायर करने के लिए कहता है। अब्दुल कय्यूम का दोस्त शहरयार इस मामले में अपने पिता और अपने चाचा को शामिल करता है। चाचा और पिता के जरिए एक शूटर हायर किया जाता है। शूटर हायर करने के बाद अब उससे जगह बताई जाती है, तारीख बताई जाती है और किस तरीके से हत्या करना है उसका कुछ अंदाज़ा बताया जाता है। सब कुछ बताने के बाद प्लान के तहत 3 अगस्त को मस्जिद से बाहर निकलते हुए यह हमला करना था। होता भी वैसा ही। मस्जिद से बाहर निकलते ही शाहिद सिद्दीकी जैसे ही अपनी कार में बैठने वाले थे, इसी बीच 2 बाइक सवार पीछे से आते हैं, शाहिद सिद्दीकी के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन मामला ये था कि आखिर एक बेटा अपने ही बाप को मारने के लिए इतनी प्लानिंग क्यों कर रहा था? आखिर वजह क्या थी? उसने क्यों अपने ही पिता की हत्या करवा दी? इसमें कई मामले सामने आए, लेकिन एक एक कर पुलिस उन मामले को नकारती, जिसमें सबसे पहली बात यह आई कि असल में अब्दुल कय्यूम का एक लड़की के साथ प्यार था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पिता उस शादी से राजी नहीं थे, जिसकी वजह से अब्दुल कय्यूम अपने ही पिता का दुश्मन बन गया और अपने ही पिता की हत्या करवा दिया। लेकिन यहाँ पर पुलिस इस केस में इस एंगल पे जांच करती है, लेकिन जांच में कोई भी इस तरीके की बात सामने नहीं आती। गर्लफ्रेंड को भी बुलाकर पूछताछ की जाती है। गर्लफ्रेंड को क्लीन चिट दे दी जाती है। मामला आगे बढ़ता है। दूसरी बात ये सामने आती है कि अब्दुल कय्यूम को BMW लेना था। BMW के लिए वो अपने पिता से जिद करता है। पिता उसे BMW दिलाने से इनकार कर देते हैं, जिसकी खुन्नस खाकर उसने अपने पिता की हत्या करवा दी। इस मामले में भी इस एंगल में जांच की जाती है। ये मामला भी फर्जी निकलता है। अब तीसरा एंगल आता है। ये तीसरा एंगल सही एंगल था। जो वजह यहाँ पर बताई गई, उसी वजह से शाहिद सिद्दीकी की हत्या हुई थी। वो वजह कुछ इस तरीके से थी कि असल में अब्दुल कय्यूम को ये लगता था कि उसके पिता उसे कैद कर रखे, यानी उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। वो कहाँ जाता है, कब, किस तरीके से किसके साथ रहता है, ये सारी जानकारी लिया करते हैं। उनको उसके ऊपर भरोसा नहीं था कि वो कब क्या करेगा, क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो ड्रग्स भी लिया करता था।
इन सारी वजहों की वजह से डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी उसको अक्सर वीडियो कॉल कर कर उसकी लोकेशन लिया करते थे, उसके ऊपर निगरानी लिया करते थे। इसी वजह से वो अपने कैद से छुटकारा पाने के लिए अपने ही पिता की हत्या की प्लान को अंजाम देता है, जिसकी तारीख 3 अगस्त होती है और 3 अगस्त वो तारीख थी जब डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।